खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। ये बुलेटिन कई मायनों में खास है क्योंकि इसमें देश भर के रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं जो अपने अपने राज्य की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। पूरे दिन क्या क्या होने वाला है, किस बड़ी खबर पर नजर रहेगी, चाहे राजनीतिक जगत की खबर हो, क्राइम की खबर हो या फिर कोई और, हर खबर आप तक हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर हम उनसे चर्चा भी करेंगे। साथ ही हर राज्य में मौजूदा हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में भी हमारे रिपोर्टर्स आपको बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे रिपोर्टर्स के पास। सीधे अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं श्रीकांत प्रत्यूष बिहार से रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहीं पंकज चतुर्वेदी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से। हमारे संवाददाता अरविंद पलावत हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से हमारे संवाददाता, तो वहीं प्रशांत द्विवेदी भी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं जो मध्य प्रदेश की भी कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले मैं रुक करूंगी प्रशांत द्विवेदी की ओर। प्रशांत, क्या कुछ बड़ी खबरें छत्तीसगढ़ की हैं और मध्य प्रदेश को लेकर भी कुछ जानकारी दें। बिल्कुल अंशिका, हम पहले मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। खासकर जिस तरह से बॉर्डर के इलाके में चाइना से हमारा विवाद चल रहा है, इसलिए ये खबर काफी अहम है। बालाघाट का इलाका पड़ता है जहां पर एक मॉयल कंपनी जो माइनिंग निकालती है, वहां पर एक चीनी ठेका कंपनी काम कर रही है जो कि 236 करोड़ का पूरा वहां पे काम है। लेकिन देखा ये जा रहा है कि जब से लॉकडाउन हुआ है ये कंपनी काम करती रही है और बीच में हालांकि इस काम को रोका गया था, मगर जब ये काम शुरुआत की गई तो भारतीय मजदूरों को बाहर कर दिया गया। जब मजदूरों ने चीनी कंपनी के मालिक से मुलाकात की, उनके अधिकारियों से, तो उनका साफ तौर से कहना था कि इंडिया में बहुत ज्यादा कोरोना संक्रमण फैल रहा है, जिसकी वजह से हम आपको काम से बाहर निकाल रहे हैं और इनकी तादाद लगभग 72 से अधिक मजदूर है। लेकिन लगातार विरोध के बावजूद भी चीनी कंपनी जो है इनको रखने के लिए तैयार नहीं थी और मामले को जब गंभीरता देखते हुए प्रशासन ने हालांकि यहाँ पे दबिश दी और मॉयल कंपनी जो इंडिया की कंपनी है, चाइनीज कंपनी का काम रुकवा दिया गया है। जिस तरह से लॉकडाउन में बेरोजगारी फैली है, अगर चाइना की कंपनी इस तरह से सख्ती बरतेगी तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए काफी चिंता का विषय हो सकता है। वहीं दूसरी ओर अहम खबर है कि बीजेपी के विधायक हैं ओम प्रकाश सकलेचा जो कोरोना पॉजिटिव थे और शुक्रवार को राज्यसभा इलेक्शन के दरमियान उन्होंने वोटिंग भी की थी और उनके संपर्क में सीएम शिवराज सिंह सहित कई मंत्री और कई विधायक भी शामिल हुए थे, जिसको लेकर काफी हड़कंप मच गया था। मगर जब उनकी भोपाल में दूसरे लोगों की टेस्टिंग की रिपोर्ट आई तो पॉजिटिव निकली, जो सरकार के लिए काफी राहत की खबर है। वहीं दूसरी ओर इंदौर की बड़ी खबर करें तो कोरोना में मौत का आंकड़ा जो है देश के अन्य जो रेशियो है उससे कहीं अधिक निकल गया है। अगर हम भारत की बात करें तो जब भारत के अंदर 6,000 के पार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद थी, तो अगर एक आंकड़ा की बात करें तो उस समय बेहद कम थी। लेकिन अगर हम इंदौर की बात करें तो मात्र 4,000 कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े में ही ये 100 मौतें हो गई हैं और रिकॉर्ड तो और जब बन गया जब 36 पॉजिटिव की संख्या आने में तकरीबन 54 दिनों के अंदर 100 लोगों की मौत हो गई। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना का कहर जारी है। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो पीएल पुनिया जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, उनका अचानक दौरा होने से पूरे सरकारी महकमे में और तमाम हड़कंप मच गया कि आखिर उनका अचानक दौरा क्या हुआ। लगातार छत्तीसगढ़ में निगम और मंडलों पे नियुक्ति होनी है, जिसको लेकर पीएल पुनिया देर रात अचानक छत्तीसगढ़ में पहुंचे और यहाँ के बीजेपी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के साथ बैठकें की, जिसको लेकर कई तरह की सुगबुगाहटें और कयासों का दौर शुरू हो गया है कि जिस तरह से निगम मंडलों में नियुक्ति का काम देरी हो रहा था, ऐसे में तमाम दूर दूर से उनके नेता और जो इसका आस लगाए हैं कि उनको कहीं ना कहीं निगम मंडलों में जरूर उनको पद दिया जाएगा, वो राजधानी की ओर दौड़ लगाने लगे हैं। अगर हम बात करें तो ये पार्टी का स्टैंड है कि अगर जिन्होंने लोकसभा विधानसभा में हारा है उनको किसी तरह से निगम मंडलों में नियुक्ति नहीं दी जाएगी, लेकिन जो वरीयता के आधार पर यहाँ पे विधायक रहे हैं जिनको कैबिनेट स्तर पे नहीं शामिल किया जा चुका है किसी कारणवश, तो उनको निगम मंडल के रूप में उनको अध्यक्ष पद नवाजा जाएगा। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में पार्टी का क्या स्टैंड होगा। दूसरी ओर जो बाहर से प्रवासी मजदूर है उनको लगातार यहाँ पे लाया जा रहा है। बिलासपुर के अंदर 1800 श्रमिकों को स्पेशल ट्रेन लेके आई है और यहाँ छत्तीसगढ़ में भी कोरोना लगातार तेजी से बढ़ रहा है। अभी अगर हम स्वास्थ्य महकमे की बात करें, मेडिकल टीम की बात करें, हॉस्टल की बात करें, तो डॉक्टर से लेके आम लोग, प्रवासी मजदूर सब कोरोना की संक्रमित की चपेट में आ रहे हैं। फिलहाल सरकार
के पास इस बात की कोई व्यवस्था या कोई नहीं है कि क्वारंटीन सेंटर में या जांच की सुविधा कैसी बढ़ाई जाए। बीजेपी लगातार इस पे हमलावर है। अंशिका, तो ये अहम खबरें हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। प्रशांत, आप पहुंचा रहे दर्शकों तक बहुत महत्वपूर्ण खबरें। बात अगर हम बिहार की करें तो चुनाव से पहले सियासी हलचल जारी है। रामविलास पासवान के सबसे खास रहे पूर्व सांसद रामा सिंह आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं बिहार में कोरोना का कहर भी लगातार जारी है। बारिश की अगर हम बात करें तो बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। तो ये तमाम बड़ी और अहम खबरें हैं बिहार की। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीकांत, क्या जानकारी मिल रही है इन खबरों को लेकर? इनके अलावा क्या कुछ बड़ी खबरें हैं? पहले मैं आपको कोरोना का अपडेट दे देता हूं। पटना में बहुत ज्यादा संक्रमण बढ़ गया है और एक दिन में 35 कोरोना पॉजिटिव मरीज पटना में सामने आए हैं। पटना पीएमसीएच के 7 हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स संक्रमित हो गए हैं। तो अब डॉक्टर भी नहीं बच रहे हैं, पुलिस वाले भी संक्रमित हो रहे हैं और पटना में संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज है। और पिछले अगर बात करें एक सप्ताह की, तो एक सप्ताह में मौतें बहुत ज़्यादा हुई हैं। हर रोज 4-5 लोगों की मौत हो रही है और मरने वालों की संख्या 55 तक पहुंच गई है। तो कोरोना काफ़ी जानलेवा साबित हो रहा है बिहार में। पहले तो मौतें बहुत कम हो रही थी, लेकिन अब अचानक मौतों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है और 55 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। 7600 लोग संक्रमित अभी तक पाए गए हैं, जिसमें से ज़्यादातर प्रवासी हैं। तो 30 लाख से प्रवासी आए हैं बिहार में, 30 लाख से ज़्यादा लोग, और उनकी वजह से संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ा हुआ है। गांव-गांव फैल गए हैं और गांव में भी अब संक्रमण पहुंचने लगा है। तो सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं संक्रमण की बढ़ती हुई रफ्तार को देखकर। अब राजनीति की बात कर लें, क्योंकि बिहार में तो चुनाव है 4 महीने बाद, तो राजनीति बहुत तेज हो गई है। आपने जैसा बताया कि रामा सिंह जो एलजेपी के पूर्व सांसद थे, रामविलास पासवान से बहुत दिनों से नाराज चल रहे थे, अब वो आरजेडी में जाने वाले हैं। तेजस्वी यादव से उन्होंने मुलाकात कर ली है और बहुत जल्द ही आरजेडी में बड़े धूमधाम के साथ अपने समर्थकों को लेकर शामिल हो जाएंगे। तो तेजस्वी यादव लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की घेराबंदी कर रहे थे और एक बड़े बाहुबली को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। लगता है उनकी मुहिम को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने में सहूलियत मिलेगी। दूसरी खबर यह है कि जीतन राम मांझी नाराज चल रहे हैं, आपको पता ही है। 25 जून तक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनने पर उन्होंने अल्टीमेटम दिया था माइनस आरजेडी गठबंधन बनाने का। उनकी इस राय से सहमत नहीं है सहयोगी दल, चाहे कांग्रेस की बात हो या फिर रालोसपा की, दोनों सहमत नहीं है कि आरजेडी को छोड़कर कोई माइनस आरजेडी गठबंधन बन सकता है जो एनडीए को मुकाबला दे सकता है। तो कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी अलग थलग पड़ गए हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जीतन राम मांझी यही चाहते थे। अब जेडीयू में जाने का उनका रास्ता साफ हो गया है, कभी भी जेडीयू में जा सकते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जो रालोसपा के नेता हैं, वो कांग्रेस के साथ जाने की तैयारी में हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं। अभी तक उनकी राहुल गांधी, सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हुई है। आज ही महागठबंधन के तमाम घटक दलों के नेताओं की बैठक कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल से होनी थी, लेकिन खबर है कि मांझी भी नहीं गए हैं और सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी ने भी जाने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि जब कांग्रेस पार्टी तय कर लेगी कि क्या करना है और खुद बुलाएगी तब वो जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी से कोई बुलावा आया नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में पहुंचे हुए हैं, उन्होंने ही तय की थी तारीख कि 21 या 22 को शक्ति सिंह गोहिल के साथ बैठक होगी, लेकिन दोनों नेता गए नहीं। तो मानकर चलिए कि महागठबंधन में बहुत रार मची हुई है, महागठबंधन एकजुट नहीं दिख रहा है। और इस बीच जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष दोनों की तरफ से दल बदल के दावे किए जा रहे हैं। उनका सबका दावा है कि उनके दल के दर्जनों विधायक मेरे संपर्क में हैं। जेडीयू कह रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के विधायक मेरे संपर्क में हैं। आरजेडी कह रही है कि जेडीयू बीजेपी के विधायक उसके संपर्क में हैं। तो दल बदल का सिलसिला तो शुरू हो गया है। जेडीयू के 2-3 नेता जा चुके हैं आरजेडी में, और जो यादव नेता हैं जेडीयू के, उन्होंने भी नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो अब देखिए क्या होता है। दल बदल तो होगा, लोग भागेंगे, लेकिन तभी भागेंगे जब सीटों की संख्या तय हो जाए, क्योंकि जेडीयू के पास अगर ज़्यादा सीटें आती हैं बीजेपी से तो संभावना ज़्यादा बढ़ेगी जेडीयू में दूसरे दलों के आने वाले नेताओं के लिए, और तब वो भागेंगे। लेकिन ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी तब मुश्किल होगी, क्योंकि जेडीयू के पास पहले से ही 70 विधायक हैं और अगर 100 सीटों के अंदर वो लड़ती है तो ज़्यादा दूसरे दलों के विधायकों को जगह नहीं दे पाएगी।
दूसरी बड़ी बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत जो जाने माने बॉलीवुड एक्टर थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। वो मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है और बिहार के सभी राजनीतिक दलों ने, यहाँ तक कि पप्पू यादव ने तो कल प्रमाण दिया कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है, और उन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स के खिलाफ जांच करने की मांग की है। बिल्कुल, और इन सब के बीच में पटना में ये भी कहा जा रहा है बिहार में श्रीकांत की जो दिल बेचारा सुशांत सिंह राजपूत की लेटेस्ट मूवी है उसको टैक्स फ्री किया जाए, और इसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा चुनाव के लिहाज से एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है आने वाले समय में। देखिए, फैक्टर इसलिए बनेगा कि सुशांत सिंह राजपूत एक राजनीतिक फैमिली से आते थे। उनके बड़े भाई बबलू सिंह जेडीयू के विधायक हैं और उनके परिवार में कई आईएएस आईपीएस अधिकारी भी हैं, तो अच्छे घराने से आते हैं और राजनीति में उनकी परिवार की पैठ रही है। और उनके भाई ने तो ये खुलासा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत खुद राजनीति में उतरने वाले थे और उस बीच उन्होंने आत्महत्या कर ली है। तो अब उनके आत्महत्या को लेकर राजनीति गर्मा गई है। एलजेपी ने मांग की है कि उनकी जो फिल्म है उसको रिलीज किया जाए और टैक्स फ्री किया जाए। उसी तरह से पप्पू यादव ने भी सीबीआई की जांच की मांग की है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को पत्र लिख करके महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बनाने की मांग की है सीबीआई जांच के लिए। तो सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। अब देखिए क्या होता है, ये मामला कितना तूल पकड़ता है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और सुशांत सिंह एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, तो सभी राजनीतिक दल कोशिश में है कि राजपूत समुदाय को रिझा लें, उनको अपने साथ जोड़ लें इसी बहाने। तो बिहार की राजनीति बहुत तेज है। अंशिका जी, बारिश को लेकर क्या अपडेट है? एक लाइन में श्रीकांत आप बता दें, फिलहाल बारिश की स्थिति क्या है? झमाझम बारिश हो रही है, किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, तमाम जानकारी मिल रही थी, तो इस वक्त क्या हालात बारिश को लेकर है बिहार में? देखिए, बिहार में मानसून 3-4 दिन पहले आ चुका है। पहली मानसून की बारिश में ही पटना लगा था कि डूब जाएगा, जल जमा हो गया था। नीतीश कुमार सड़कों पर निकल गए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने कौन सी जादुई छड़ी घुमाई कि 24 घंटे के अंदर पटना शहर का सारा पानी निकल गया। दरअसल ये जादुई छड़ी ये थी कि नीतीश कुमार बारिश होने के साथ, जल जमाव लगने के साथ ही शहर में निकल गए। सारे अधिकारी एक्टिव हो गए और जल निकासी में जुट गए। युद्ध स्तर पर जल निकासी शुरू हुई, 24 घंटे के अंदर शहर का पानी सारा निकल गया। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास कौन सी जादुई छड़ी है कि उन्होंने उसे घुमाते ही पटना शहर के पानी को गायब कर दिया। और सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर पिछले साल भी नीतीश कुमार इतने ही एक्टिव होते और समय से शहर के मुआयना करने निकल गए होते तो शायद पटना डूबता नहीं। अभी मौसम विभाग की जो चेतावनी है, अगले 4 दिनों तक झमाझम बारिश होगी बिहार में, और किसान खुश हैं कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, मानसून बहुत अच्छा है, लेकिन सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं कि पटना फिर से डूब न जाए। जी बिल्कुल श्रीकांत, चाहे वो जादू की छड़ी कुछ भी हो, कोई भी हो, लेकिन इससे भला तो जनता का हो ही गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा। शुरुआत हो पक्की तो घर बने मजबूत, सालों से विश्वास का दूसरा नाम मैपल लीफ सीमेंट, आज का निर्माण भविष्य की जान। डॉक्टर आर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है रिपोर्टर्स लाइव में, हमारा ये खास बुलेटिन जिसमें हमारे तमाम रिपोर्टर्स आप तक हर बड़ी खबर पहुंचाते हैं। बात अगर हम राजस्थान की करें तो कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए सीएम अशोक गहलोत अभियान की शुरुआत करेंगे। राजस्थान में कोरोना से लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सौंपा भी गया है। तो ये अहम खबरें हैं। राजस्थान के अरविंद पलावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद, क्या जानकारी मिल रही है इन खबरों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बात करेंगे जन जागरूकता अभियान जो है वो आज से शुरू होने जा रहा है। 21 से और 30 जून तक ये अभियान था, कल से शुरू हो चुका है, लेकिन आज इसकी जो डिजिटल लॉन्चिंग है वो यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत करेंगे। सभी मंत्री जो हैं वो अपने अपने प्रभार वाले जो जिलों में पहुंच चुके हैं और कोरोना के लिए जागरूकता का जो अभियान है सघन रूप से ये अभियान चलाया जाएगा। गांव-गांव तक जानकारियां पहुंचाई जाएगी कि किस तरह जो कोरोना है उससे आप बच सकते हैं। और ये जो पूरा प्रोग्राम है, जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसकी जो थीम रखी गई है वो है कि खुद के ख्याल रखने से ही आप खुद को कोरोना से बचा सकते हैं। तो इस तरह से लगातार प्रयास किया जा रहा है किसी भी तरह से जो कोरोना संकट है उससे निपटा जाए। राजस्थान में लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं और लगातार जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं मौत के, ये काफी चिंताजनक बात यहाँ पर है। तो इन सभी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम हाउस से इस जन जागरूकता अभियान की लॉन्चिंग करेंगे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी मंत्री हैं, जिला स्तर के जो अधिकारी हैं वो अलग अलग जिलों से वीसी के माध्यम से इस वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे।
और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी मंत्रियों को जिलों प्रभार वाले जिलों में रहने की बात कही है और आज सुबह से ही जो मंत्री हैं वो अपने अपने जिलों में कोरोना को लेकर, कोरोना जनजागृति को लेकर जो अभियान है उसमें जुट चुके हैं। जालोर की यदि बात करें तो उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी का प्रभार का जिला है, तो वे वहां पर पहुंच चुके हैं और वहां पर आज सुबह ही करीब 7:30 बजे उन्होंने एक जनजागरूकता रैली को वहां से रवाना किया। तो इस तरह से अब लगातार प्रयास किया जा रहा है कि गांवों तक किसी भी तरह से जो कोरोना है वो ना फैले, लेकिन गांवों में भी लगातार जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। और कल यदि बीते 24 घंटे की यदि बात करें तो जयपुर के आसपास के जो गांव हैं, करीब आधा दर्जन जो गांव हैं वो यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव वहां पर पेशेंट्स मिल चुके हैं। तो ये काफी गंभीर चिंताजनक बात है। तो वहीं दूसरी बात करें कोरोना को लेकर, तो कोरोना की अभी तक करीब राजस्थान में 7 लाख जो सैंपलिंग है वो यहाँ पर की जा चुकी है। 7 लाख जो RT-PCR टेस्ट है वो यहाँ पर किए गए हैं। हालांकि रिकवरी रेट राजस्थान की काफी अच्छी है, लेकिन चिंता की बात यह है कि लगातार जो मौत का आंकड़ा है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे की यदि बात करें तो 12 जो पेशेंट्स थे उन्होंने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया और इस तरह से जो मृतकों की संख्या है वो 349 राजस्थान में हो चुकी है। तो ये एक चिंता की बात है, क्योंकि खुद चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा लगातार ये कह रहे थे कि यदि आंकड़े बढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि हम लगातार सैंपलिंग कर रहे हैं, लगातार RT-PCR टेस्ट हमारे यहाँ किए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पॉजिटिव मामले जरूर सामने आएंगे, लेकिन हमारी रिकवरी रेट इतनी अच्छी है कि हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी चिंता की बात यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि लगातार जो मामले हैं वो यहाँ सामने आ रहे हैं। और पिछले यदि बीते 8-10 दिन की यदि बात करें तो रोजाना जो 10 से ज्यादा जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर कोरोना के कारण उनकी एवरेज जो मौत है वो यहाँ पर हो रही है। तो ये एक बड़ी चिंताजनक बात यहाँ राजस्थान के लिए दिखाई देती है। तो वहीं दूसरी ओर यदि सियासत की बात करें तो राज्यसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया उन्होंने कहा था कि जो 23 विधायक है उनको रिको के प्लॉट और खान जो है वो आवंटित की जाएगी और इसके प्रमाण है वो कुछ दिन बाद में देंगे। तो इस मामले को लेकर जो निर्दलीय विधायक हैं सिरोही से, उन्होंने यहाँ पर विधानसभा सचिव को एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव जो है वो उनको सौंपा है। और उस प्रस्ताव में ये कहा गया है, अलग अलग जो सेक्शंस है विधानसभा की नियमावली है उसके तहत ये चीज कही गई है कि जो सतीश पूनिया है उन्होंने ये जो सब चीजें कही है इनके उनको प्रमाण देने चाहिए। साथ ही इस तरह का जो बात जो कही गई है उससे विधायकों का अपमान हुआ है। 23 विधायकों के बारे में उन्होंने ये बात कही है, तो उनके खिलाफ ये विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव जो है ये यहाँ पर दिया गया है। और कल ये प्रस्ताव सौंपा गया था और आज वर्किंग डे है, तो ऐसी स्थिति में देखना होगा कि इस प्रस्ताव पर क्या कुछ कार्रवाई है वो आज यहाँ पर राजस्थान विधानसभा में होती है। लेकिन लगातार जो कांग्रेस के निशाने पर हैं सतीश पूनिया, उसके बाद में जब उन्होंने ये बयान दिया तो उसके बाद में कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन जो अर्चना शर्मा है उन्होंने भी कहा कि यदि ऐसा कुछ है तो उनको प्रमाण देने चाहिए। और इस तरह की जो अनर्गल बयानबाजी है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार की जा रही है और इस तरह के बयान जो है वो स्वच्छ राजनीति में नहीं देने चाहिए। तो ये सब चीजें हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को लगातार घेरा जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर यदि बात करें मानसून की, तो राजस्थान को अभी इंतजार है मानसून का। 21 तारीख यानी कल से मानसून आने की बात कही जा रही थी, लेकिन कुछ जिलों में हल्की जो बारिश है वो यहाँ पर हुई है और उसके बाद में अभी तक जो बारिश है वो काफी कम यहाँ पर देखी जा रही है। केवल छिटपिट जो बारिश है, हल्की बारिश जो है वो कुछ जिलों में यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में अब बताया जा रहा है कि 24 तारीख से राजस्थान में मानसून का प्रवेश हो सकता है। झालावाड़ के रास्ते जो मानसून है वो यहाँ राजस्थान में आ सकता है और लगातार जो बारिश है वो 24 के बाद में यहाँ पर हो सकती है। लेकिन आज भी जो मौसम विभाग है उनकी ओर से यहाँ पर बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगले 2 घंटे के लिए मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया है जयपुर समेत कुछ जिलों के लिए कि यहाँ पर बारिश जो है वो हो सकती है। तो ये तमाम खबरें हैं जिन पर आज हमारी नजरें रहेंगी। जी ये तमाम अहम खबरें राजस्थान की आप तक पहुंचा रहे थे अरविंद पलावत हमारे संवाददाता। अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद रियल टाइम PCR के साथ एंटीजन टेस्ट भी शुरू किए जाएंगे। लखनऊ के KJMU कार्डियोलॉजी विभाग में स्टाफ नर्स के संक्रमित होने से हड़कंप मच गया है। लखनऊ में PAC के 18 जवान समेत 35 पॉजिटिव पाए गए हैं। लखनऊ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चोर गैंग का खुलासा किया है जिनसे कई लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई हैं। तो ये अहम खबरें उत्तर प्रदेश की है। पंकज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इन खबरों को लेकर? देखिए, कोरोना की यहाँ तक बात है तो कल KGMU में एक नर्स जो वहाँ की स्टाफ थी वो संक्रमित मिलने के बाद वहाँ पे करीब 20 से ज़्यादा लोगों को क्वारंटाइन या फिर उनके सैंपल लिए गए हैं, जिसके बाद काफ़ी हलचल KGMU में देखी गई। इसको लेकर के साथ साथ जो 112 की जो बिल्डिंग है आज वो खुल जाएगी, क्योंकि पिछले 2 दिन पहले वहाँ पे
काफ़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव जो पुलिसकर्मी थे, जो अन्य कार्य थे, वो पाए गए थे और 48 घंटे के लिए बिल्डिंग बंद कर दी गई थी और 112 जो पहले 100 था वो सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यम के साथ साथ उसकी वेबसाइट से लोग सहायता ले सकते थे। फिलहाल 48 घंटे के बाद आज शाम को फिर से खोल दिया जाएगा। साथ साथ अब चूंकि जो भी कोरोना पॉजिटिव या संक्रमित की मौत हो रही है उसका एक बात और सामने कारण आ रहा है कि वो उन लोगों को कई और चूंकि रोग पहले से था, ऐसे में सरकार अब एंटीजन टेस्ट करने जा रही है जिसमें कई सारी जो रिपोर्टें हैं, चाहे हाइपेटाइटिस है या मधुमेह है या अन्य कार्डियो की, इन सब चीज़ों की भी जांच रिपोर्ट सामने आएगी और ये महानगरों में लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर में शुरू करने की सरकार तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार 1 करोड़ मजदूर और श्रमिकों जो प्रवासी आए हैं वापस, उनको रोजगार देने के लिए कटिबद्ध है और प्रधानमंत्री 26 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकते हैं। साथ ही श्रमिकों और जो भी गरीब हैं जिनको नियुक्ति पत्र देंगे उनसे प्रधानमंत्री बात भी कर सकते हैं। जहां तक मौसम की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में मानसून ने पूर्वी हिस्सों में दस्तक दे दी है। आने वाले 24 घंटे में कई जिलों में बारिश की संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है। दूसरी तरफ लखनऊ पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया और सैकड़ों गाड़ियां, कई करोड़ों की जो है गाड़ियां कल पकड़ी गई। इसके साथ साथ कई और नेटवर्क है, कई और गाड़ियों की अहम सुराग लगे हैं, उसको देखते हुए उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल सबसे बड़ा भंडाफोड़ सैकड़ों गाड़ियां कल बरामद की गई है। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कोरोना से निपटने के लिए, प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था पटरी पे लाने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए आज टीम 11 के साथ जो कमेटियों के अध्यक्ष हैं उनके साथ थोड़ी देर के बाद बैठक करेंगे और 24 घंटे के हालात को लेकर के चर्चा करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में संक्रमित जो मरीज हैं या लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही। पिछले 24 घंटे में 500 से ज़्यादा ये आंकड़े लगातार एक सप्ताह से आ रहे हैं और ये आंकड़े 700 तक पहुंच चुके थे। हालांकि कल 24 घंटे में 500 के करीब ये आंकड़े आए। इसके साथ साथ पीएससी जो पुलिस के जो कर्मी हैं वो लगातार कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। पीएससी जो हमेशा वीवीआईपी ड्यूटी में लगाई जाती है उत्तर प्रदेश में, चाहे मुख्यमंत्री की हो या मंत्रियों की हो, उनको संक्रमित पाए जाने के बाद लगातार हर जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जा रही कि कहाँ पोस्टिंग थे और कहाँ उनके जो ट्रेवल हिस्ट्री है वो खंगाली जा रही। कल भी लखनऊ में 20 के आसपास जो है पीएससी की कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं, तो पीएससी के 100 से ज्यादा केस आए हैं। इसको लेकर के सभी जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी, कहाँ तैनाती की गई। इन सब मुद्दों को लेकर के अभी मुख्यमंत्री थोड़ी देर के बाद फिर से पूरे मामले पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने जा रहे हैं। जी, तो ये अहम खबरें उत्तर प्रदेश की है। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।